हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान ल्यूसेंट पब्लिकेशन की जो बुक है, हम लोग इसका कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं, है ना। तो इसका जो फर्स्ट पोर्शन है हम लोगों ने हिस्ट्री से स्टार्ट किया है। हिस्ट्री में भी काफी सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आधुनिक भारत, है ना। आधुनिक भारत में जो है अभी हम अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य में जो संधि हुई थी ये संधि पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ इसमें भी मैंने ये दो पॉइंट पढ़ा दिए थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है वो वीडियो बंद हो गई थी। तो अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य जो संधि हुई है इसको हम दोबारा से पढ़ लेते हैं, है ना। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लाहौर की संधि। लाहौर की संधि। और इसमें वीडियो में जो जितने भी पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी मैंने हाईलाइट कर रखा है वो आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो हाईलाइट कर लीजिएगा, और अगर वैसे ही पढ़ रहे हो तो थोड़ा फोकस से इन सारे पॉइंट्स को देखिएगा, ठीक है। तो पहला क्या है, लाहौर की संधि। कब हुई थी लाहौर की संधि? 9 मार्च 1846 ईस्वी में हुई थी। लाहौर की संधि कब हुई थी? 9 मार्च 1846 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। दूसरा क्या था? भैरोवाल की संधि। भैरोवाल की संधि कब हुई थी? 22 दिसंबर 1846 को। ये सारी डेट्स आप लोगों को याद करनी है क्योंकि ये डेट्स जो है वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं। भैरोवाल की संधि कब हुई थी? 22 दिसंबर 1846 को। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया था। भैरोवाल की जो संधि हुई थी, इस संधि के तहत ही जो राजा दलीप सिंह थे इनके संरक्षण हेतु जो अंग्रेजी सेना का प्रवास था वो पंजाब में मान लिया गया था। 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग करके 48,000 पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया था। 20 अगस्त 1847 को जो महारानी जिंदा थी उनको राजा दिलीप सिंह से अलग कर दिया गया एवं 48,000 रुपए वार्षिक पेंशन देकर उनको शेखपुरा भेज दिया गया था, ठीक है। दूसरा एंग्लो सिख युद्ध जो हुआ था, इसके दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई थी। किसके मध्य लड़ी गई थी? दूसरा जो एंग्लो सिख युद्ध हुआ था इसके दौरान जो पहली लड़ाई थी वो चिलियानवाला की लड़ाई थी, सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य में लड़ी गई थी। और दूसरी लड़ाई जो थी वो गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी थी। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे हुई थी जो कि चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में एवं अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी थी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह से पराजित हुए थे। इस युद्ध में सिख बुरी तरह से पराजित हुए थे, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 ईस्वी की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। लॉर्ड डलहौजी के 29 मार्च 1849 ईस्वी की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का जो विलय है वो अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। पंजाब का जो विलय था वो अंग्रेजी राज्य में हो गया। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 ईस्वी की जो घोषणा हुई थी उसके द्वारा संपूर्ण पंजाब था उसका जो विलय है वो अंग्रेजी राज्य में हो गया। मतलब ये है कि पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, ठीक है। और फिर जो महाराजा दिलीप सिंह थे उनको क्या किया गया? 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उन्हें पढ़ने के लिए जो है वो इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को दे दिया गया था। सिख राज्य में जो प्रसिद्ध भारत का जो हीरा था ना कोहिनूर, वो किसे दे दिया गया था? वो महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था, है ना। अब हम आते हैं 42 पॉइंट पे। 42 में हम क्या पढ़ेंगे? कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तो ये जितने भी गवर्नर जनरल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी ना, इसमें काफी सारे जनरल ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं और इनको याद करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि इनका टाइम भी पूछ लिया जाता है और इनके शासन काल में, मतलब इनका जो समय है, इनके समय में कौन कौन सी नीतियां चालू हुई थी, कौन कौन सी योजनाएं शुरू हुई थी, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनको जो है वो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। कंपनी के अधीन टॉपिक क्या है हमारा? कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, ठीक है। अब बंगाल के गवर्नर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव का समय क्या था? 1757 से लेकर 1760। पहले जो रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर था उसका समय क्या था? 1757 से 1760 एवं उसके बाद ये दोबारा फिर से गवर्नर बना, तब इसका समय क्या था? 1765 से 1767, है ना। मतलब कि ये 3 साल तो पहले बना, 57 से लेकर 60 तक, है ना। फिर उसके बाद ये दोबारा फिर बना, तब ये 2 साल बना 65 से लेकर 67 तक। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि क्लाइव कितनी बार गवर्नर बना था? 2 बार बना था। कब बना था? 1757 से 1760 एवं 1765 से 1767, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं अब, है ना। अब कंपनी के अधीन जो शासन स्टार्ट हुआ था गवर्नर जनरल का, वो कब से स्टार्ट हुआ था? 1757 से स्टार्ट हुआ था। कब से हुआ था? 1757 से हुआ था। अब इसमें आगे इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था किसने की थी? तो द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। इसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनियों के अधीन थे। इसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिकों का संरक्षण एवं जितने भी विदेशी मामले होते थे वो सारे कंपनी के ही अधीन होते थे, ठीक है। जबकि शासन चलाने की जो जिम्मेदारी थी वो नवाब के हाथ में थी। शासन चलाने की जो जिम्मेदारी थी वो किसके हाथ में थी? नवाब के हाथ में थी। इसके हाथ में क्या था? राजस्व वसूलना, सैनिकों का संरक्षण करना एवं विदेशों से रिलेटेड जितने भी मामले होते थे वो सारे कंपनी के अधीन थे, ठीक है। नेक्स्ट, इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया था। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को
किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय था उसको क्या किया इसने? इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 में, इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? 1765 में। किसके शासनकाल में, मतलब किसके समय में हुई थी? उस टाइम पे गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, है ना, के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए थे, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाता है इतना, चाहो तो याद कर सकते हो, पढ़ना तो है ही है, लेकिन इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट, अन्य गवर्नर जनरल बरेलास्ट एवं कार्टियर एवं वॉरेन हेस्टिंग्स। पहले बरेलास्ट, सेकंड कार्टियर और थर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तीनों का टाइम दे रखा है इसमें। पहले का टाइम क्या है? 1767 से लेके 1769 तक, 1767 से लेके 1769 तक। कार्टियर का टाइम क्या है? 1769 से लेके 1772 तक। और हेस्टिंग्स का टाइम क्या है? 1772 से लेके 1774 तक। इसमें जो हेस्टिंग्स है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार, बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब कि बंगाल के गवर्नर को सीधा मतलब इसमें जो लिखा है मैं अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ आपको। इसमें जिस तरीके से लिखा है वो तो पढ़ना ही है, लेकिन जिस लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ उस लैंग्वेज में आपको ज्यादा ध्यान देना है। अब इसमें क्या लिखा है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये हो गई किताब की भाषा। सीधी भाषा में बोलो तो ये बोला जाएगा कि पहले जो बंगाल का गवर्नर था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। क्या हुआ? 1773 का में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें चेंजेस क्या हुए? बंगाल का गवर्नर जो था उसको अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। जिसका शासनकाल 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया, मतलब कि इसका शासनकाल जो होगा वो 5 साल का होगा। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। अब बंगाल के गवर्नर के अधीन मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, इनका समयकाल क्या था? 1774 से लेकर 1785, ठीक है। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन जो पहले गवर्नर जनरल बने थे वो कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन ये कहाँ के थे? ये बंगाल के थे। कहाँ के थे? ये बंगाल के थे, है ना। नेक्स्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स 1750 में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो 1750 में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण काशिर बाजार का अध्यक्ष, फिर बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बन गया। मतलब कि जो ये बंदा था ये पहले एक क्लर्क था केवल, है ना, लेकिन इसका काम करने का जो तरीका था, इसकी जो कार्यकुशलता थी वो इतनी अच्छी थी कि उसके बाद फिर ये क्या हुआ कि ये कासिम बाजार का अध्यक्ष बना दिया गया पहले इसे, फिर इसे बंगाल का गवर्नर कर दिया गया, फिर गवर्नर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके थ्रू जो है फिर ये कंपनी का गवर्नर जनरल बन गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? कौन था मतलब? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका टाइम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग्स का जो टाइम था वो क्या था? 74 से 85, जिस टाइम पे ये जनरल रहा था, गवर्नर जनरल रहा था मतलब, है ना। अब आ जाते हैं हम, वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम क्या था? 1774 से लेकर 1785। इसने राज्य कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता बनाया। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। 1772 ईस्वी में इसने जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। फौजदारी की जो अदालतें थी वो निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। क्या करता था? अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। दीवानी की जो अदालत थी ना उसमें जो कलेक्टर होता था वो मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की भी स्थापना की गई थी। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल के 2 सदस्य रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत के लिए नायब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की, कंपनी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। दीवानी मुकदमे में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं से संबंध में हिंदू कानून और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून
लागू किया जाता था। दीवानी मुकदमे जो होते थे ना, उसमें जो जातीय कानून अर्थात हिंदू जातीय कानून का मतलब हिंदुओं के संबंध में जो मतलब जो केस आते थे, हिंदुओं के जो मुकदमे आते थे उनके लिए हिंदू कानून, और मुसलमानों के जो मुकदमे आते थे उसके लिए मुस्लिम कानून को लागू किया गया था, है ना। मतलब कि किसी हिंदू का अगर न्याय किया जाएगा तो वो हिंदू कानून के थ्रू किया जाएगा, मुसलमान का न्याय किया जाएगा तो मुसलमान कानून के थ्रू किया जाएगा। फिर उसके बाद 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया। अब आप मुझे ये बताओ, द्वैध शासन प्रणाली को लागू किसने किया था? अभी मैंने जस्ट पढ़ाया कि द्वैध शासन प्रणाली को किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। द्वैध शासन प्रणाली को किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, है ना। फिर और किया कब था, इसकी भी सन याद आपको होनी चाहिए। क्लाइव का टाइम क्या था? 1757 से 1760, और फिर उसके बाद 65 से 57, है ना। तो उसी बीच में क्लाइव ने जो है वो द्वैध शासन प्रणाली लागू की होगी। फिर हुआ क्या कि 72 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दे दिया। कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दे दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब राय को पद से हटा दिया। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त कर दिया था। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त कर दिया गया। इसने सन 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। दैट्स ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो पहले मदरसा की स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी और कब हुई थी। तो पहले मदरसा की जो स्थापना हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी और सन 1781 में हुई थी। पहले मदरसा की स्थापना जो हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी और सन 1781 में हुई थी। इसको रट लीजिए, मदरसा की स्थापना 1781 में हुई थी और कलकत्ता में हुई थी, ठीक है, ओके। इसी के समय 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। इसी समय में 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में ही संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, ठीक है। नेक्स्ट, गीता के अंग्रेजी अनुवादकार मतलब जिन्होंने गीता का इंग्लिश में अनुवाद किया है, विलियम विल्किंस को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गीता जो हमारी पुस्तक है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, तो किसने किया है? विलियम विल्किंस ने किया है। किसने किया है? विलियम विल्किंस ने किया है, को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई और किसने की? तो किसने की? सर विलियम जोन्स ने की। कब की? 1784 में की। शासनकाल किसका चल रहा था इस टाइम पे? रॉबर्ट क्लाइव का चल रहा था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जिस टाइम पे स्थापना हुई थी उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव का जो टाइम रहा है वो क्या हेस्टिंग्स था, है ना। क्योंकि हेस्टिंग्स का जो टाइम था वो क्या था? 84 तक था, 74 से लेकर 85 तक था, है ना। हेस्टिंग्स का टाइम क्या था? 74 से लेकर 85 तक था, ठीक है। तो इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की 1784 ईस्वी में की। और इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जब एक लाइन के साथ में आपको 3 से 4 लाइन रिवाइज करवाती हूँ ना, तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है। जब आप कनेक्ट कर करके पढ़ते हो ना तो माइंड में जल्दी जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये गवर्नर जनरल समझ में ही नहीं आते हैं। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल का जो शासनकाल है वो किसी को समझ में ही नहीं आता है। सब इधर का उधर कर देते हैं और सब सर के ऊपर से चला जाता है। तो इस वजह से इसमें क्या होता है ना कि इसको एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आएगा, अदरवाइज सारा का सारा ऊपर से जाएगा, चाहे कितनी भी मेहनत कर लेना। तो इसलिए इसको कनेक्ट करके पढ़ो। इसी के समय में 1700 इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन बंद करवा दिया था। इसने क्या किया कि जो मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए का एक वार्षिक पेंशन दिया जाता था, मतलब उनको पेंशन देके कहीं और भेज दिया जाता था, राज करती थी अंग्रेजी सरकार, और उनके राज्य की सिर्फ उनको 1 साल की पेंशन दे दी जाती थी, उससे वो अपना गुजारा वसारा करते रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट, इसी के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, दैट्स ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंगाल गजट अक्सर पूछा जाता है। बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? 1780 में हुआ था। किसने किया था? जैम अगस्त हिक्की ने किया था। बंगाल गजट का भारत का जो पहला समाचार पत्र है वो कौन सा है? इससे 4 क्वेश्चन बनते हैं। देखो किस तरीके से बनेंगे, पहले इस लाइन को पढ़ो। इसी के समय में मतलब किसके समय में? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में, है ना। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट। तो यहाँ से क्वेश्चन बना, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? द बंगाल गजट, ठीक है। का प्रकाशन किसने किया? जेम्स अगस्त हिक्की ने किया। किसने किया? जेम्स अगस्त हिक्की ने किया। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ, मतलब कि किस सन में हुआ? 1780 में हुआ। तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसी से चौथा क्वेश्चन बनेगा कि द बंगाल गजट का जो प्रकाशन हुआ था उस समय पे गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। 4 क्वेश्चन हो गए, एक लाइन से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक ही था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, फिर 1774 में आया। तो समय किसका चल रहा था इस टाइम पे? समय किसका चल रहा था? 1774 हेस्टिंग्स का चल रहा था, है ना,
क्योंकि हेस्टिंगस 74 में ही वो बना था। फिर इसके समय में ही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। अब इसमें ये क्वेश्चन पता है कैसे पूछा जाता है कि जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, पहले तो पूछा जाएगा वो कब हुई थी, 1774 में हुई थी, और किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी, किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। तो ये जो हुई थी ना, ये रेगुलेटिंग एक्ट तो 73 वाला था, लेकिन जो सन थी वो 74 थी। रेगुलेटिंग एक्ट 73 वाला था, लेकिन जो सन थी, सन किस सन में हुआ था, तो सन 1774 में हुआ था, लेकिन एक्ट जो था वो 73 वाला ही था, है ना, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। अगर कलकत्ता से बाहर का कोई भी मुकदमा आ जाता था इसमें, तो वह मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों साइड की जो पार्टियां हैं वो सहमत हों कि हाँ, हम अपना न्याय इस अदालत में करवा सकते हैं। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। न्यायालय में कानून कौन सा लागू हो रहा था, अंग्रेजी, ना कि हिंदू कानून लागू नहीं था, है ना। इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था, एलिजा इम्पे। इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था, एलिजा इम्पे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूछा जाता है कि जो पहला उच्चतम न्यायालय था वहां पे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे थे। ठीक है, ये एक अंग्रेज शासक थे जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा था। एलिजा इम्पे ने शासन कब दिया था, 1782 में इस्तीफा दे दिया था इन्होंने। हेस्टिंगस ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। हेस्टिंगस ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से इन्हें फांसी की सजा दिलवा दी थी। पहला एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ था, सन 1775 से 82 में हुआ था। पहला एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ था, पहला एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ था, सन 1775 से लेकर 1782 ईस्वी में हुआ था। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1780 से 1784 में हुआ था। पहला एंग्लो मराठा युद्ध जो है वो 1775 से 1782 में हुआ, एवं दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो 1780 से 1784 में हुआ। वॉरेन हेस्टिंगस के समय में ही लड़े गए थे ये दोनों जो युद्ध थे ना, पहला मराठा युद्ध 75 से 82 वाला एवं दूसरा मैसूर युद्ध 80 से 84 वाला, दोनों के समय में जो है वो हेस्टिंगस ही यहाँ पे गवर्नर जनरल था। ठीक है, प्रथम मराठा युद्ध सालबाई की संधि 1782 एवं दूसरा मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हो गया था। पहला जो मराठा युद्ध था वो सालबाई की संधि 1782 एवं दूसरी एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था वो मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हो गया था। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो मराठा युद्ध हुआ था वो किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, तो सालबाई की संधि कब हुई थी, ये संधि 1782 में हुई थी। दूसरा मैसूर युद्ध जो है वो कब समाप्त हुआ था, तो वो आपका 1784 में समाप्त हुआ था। किसकी संधि के साथ समाप्त हुआ था, तो वो मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी स्थापना हुई थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना जो हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, हेस्टिंगस था। हेस्टिंगस ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की थी। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजवल्लभ था। नोट 1786 में हेस्टिंगस के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सारिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनों के कागजों की देखभाल करना होता था। वह इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की गई थी। इस पद पर जो पहली नियुक्ति की गई थी वो किसकी की गई थी, जेम्स ग्रांट की गई थी। उसके बाद आया आपका पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, ये डेट आपको याद होनी चाहिए, 1784 में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में आया। इसके विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंगस फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगा दिया गया, परंतु 1795 में इसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। जब पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, क्या हुआ कि पिट्स इंडिया एक्ट आ गया। जब पिट्स इंडिया एक्ट आ गया, इसका विरोध हुआ। जब इसका विरोध हुआ तो वॉरेन हेस्टिंगस ने त्यागपत्र दे दिया। जब पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में, मतलब कि हेस्टिंगस ने क्या किया था कि पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध किया था, तो इसके विरोध में ही हेस्टिंगस यहाँ से फिर दोबारा इंग्लैंड वापस चला गया था 1785 में। तो जब ये 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क के द्वारा इसके ऊपर क्या हुआ, महाभियोग लगा दिया गया। महाभियोग जब इसके ऊपर लगा दिया गया, फिर क्या हुआ, 1795 में इसे सारे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। मतलब इसके ऊपर महाभियोग में जो भी आरोप लगाए गए थे उन सबसे मुक्त कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, हेस्टिंगस समाप्त हो गया। तो हमने कौन कौन से गवर्नर जनरल पढ़ लिए, हमने रॉबर्ट क्लाइव पढ़ लिया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को हम पढ़ चुके हैं। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हम हेस्टिंगस को पढ़ चुके हैं। क्लाइव का टाइम क्या था, जब हमने यहाँ पे क्लाइव पढ़ा था तो क्लाइव का टाइम था 1757 से लेकर 1760। फिर उसके बाद दोबारा में जब क्लाइव बना था तब बना था वो 1765 से 1767। फिर क्लाइव के बाद में गवर्नर जनरल कौन आया, रिवीजन करवा देती हूँ मैं, किस एक्ट के किस एक्ट के थ्रू जो है द्वैत शासन प्रणाली लगी थी, तो किसने लगाई थी, वो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाई। द्वैत शासन की जो व्यवस्था की थी वो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, तो इसके बाद क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर को फिर गवर्नर जनरल कहा जाने लगा रेगुलेटिंग 1773 के तहत। ठीक है, फिर उसके बाद वॉरेन हेस्टिंगस गवर्नर जनरल बना और वॉरेन हेस्टिंगस का टाइम 1774 से लेकर 1785 तक था। ठीक है, 1785 तक रहा। अब यहाँ पे जो है वो टोटल हेस्टिंगस का शासनकाल रहा। हेस्टिंगस के शासनकाल में जो है पहला मदरसा खोला गया 1781 में, जो कि कलकत्ता में खोला गया था। पहला मदरसा 1781 में खोला गया जो कि कलकत्ता में खोला गया था, है ना। एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की जो कि जोनानाथ डंकन ने की। फिर गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विंकस ने किया।
है ना। इसके बाद फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? 1784 में की गई। शासनकाल किसका था? हेस्टिंग्स का था। फिर उसके बाद 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। किसने किया? जेम्स अगस्ट हिक्की ने किया। फिर उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। वहाँ के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे। और पहला एंग्लो मराठा युद्ध जो समाप्त हुआ था वो किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? और दूसरा फिर जो मैसूर युद्ध है वो समाप्त हुआ था, तो वो मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। मराठा युद्ध जो है वो सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। सालबाई की संधि का जो शासनकाल था वो 1782 था। और मंगलौर की संधि का जो समय था वो 1784 था। ठीक है, इसके साथ ये समाप्त हो गए थे। तो ये हेस्टिंग्स के टाइम में जितने भी इंपॉर्टेंट काम हुए हैं ना, ये सारे मैंने आपको एक वन लाइनर में पढ़ाती है एक तरीके से, है ना। अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे जॉन मैकफर्सन। ठीक है, 2 कंप्लीट कर लिए, क्लाइव कंप्लीट कर लिया और हेस्टिंग्स कंप्लीट कर लिया। क्लाइव के बाद हेस्टिंग्स आया। हेस्टिंग्स के बाद अब मैकफर्सन आया। हेस्टिंग्स के बाद कौन आया? मैकफर्सन आया। तो ठीक है, तो अब जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो है, अब हम स्टार्ट करेंगे जॉन मैकफर्सन। जॉन मैकफर्सन का टाइम क्या था? 1785 से 1786। ये जो है वो केवल 1 साल के लिए ही बनाया गया था, है ना। तो इसे अस्थाई गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इसे अस्थाई गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, है ना। जॉन मैकफर्सन जो था ना, ये केवल 1 साल के लिए अस्थाई गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, है ना। तो इसके बाद फिर जो है वो कॉर्नवालिस आया था। मैकफर्सन के बाद कौन आया? कॉर्नवालिस आया। कॉर्नवालिस का समय क्या था? 1786 से 1793। 1786 से 1793। और उसके बाद फिर ये है 1805 में बनाया गया था। पहला जो इसका शासनकाल रहा वो क्या रहा? 1786 से 1793। क्योंकि जॉन मैकफर्सन जो है वो 1 साल के लिए बनाया गया था केवल। ठीक है, अब कॉर्नवालिस के समय में क्या क्या हुआ? इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इसके समय में जिले के जो समस्त अधिकार थे वो किसके हाथ में दे दिए गए? वो कलेक्टर के हाथ में दे दिए गए। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त कर दी गई। इसने क्या किया? इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया एवं उनके स्थान पर इसने 4 भ्रमण करने वाली अदालतें बना दी। भ्रमण करने वाली अदालतें इसने कहाँ के लिए बनाई? जिसमें इसने 3 बंगाल के लिए और इसने 1 बिहार के लिए नियुक्त कर दी। कॉर्नवालिस ने क्या किया? 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया। कॉर्नवालिस ने सन 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया। कंपनी के जो कर्मचारी व्यक्तिगत व्यापार करते थे उस पर भी इसने रोक लगा दी। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बना दिया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर दी एवं एक दरोगा को जो है वो इसका इंचार्ज बना दिया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। सीधी बात ये, कॉर्नवालिस के समय में क्या था? भारतीयों को जो है बहुत ही नीचे पद पर रखा जाता था। उन्हें कोई ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इस लाइन का मतलब सीधा सीधा ये है कि भारतीयों को जो है वो नीचे पद पे ही रखा जाता था, किसी ऊंचे पद पे उनको नहीं रखा जाता था, है ना। इसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू कर दी। 1793 में अब स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसने लागू की? 1793 में। और क्लाइव ने क्या लागू किया था वो आप लोग मुझे बताएंगे। स्थायी बंदोबस्त किसने चालू किया? कॉर्नवालिस ने। तो फिर क्लाइव ने क्या चालू किया था? क्लाइव ने भी तो कोई प्रणाली लगाई थी ना, वो आप लोग मुझे बताएंगे। द्वैध शासन प्रणाली, मैं ही बता देती हूँ, द्वैध शासन प्रणाली, है ना। 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसने चालू कर दी? क्लाइव ने चालू कर दी। जिसके तहत क्या होता था? जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90%, जो जमींदार होते थे उनको क्या होता था? भू राजस्व का, उनकी भूमि का जितना राजस्व होता था उसका 90%, 10/11 भाग, मतलब कि 10/12 भाग कंपनी को तथा लगभग 10%, 1/11 भाग अपने पास रखना होता था। अब इनका बेचारों का क्या होता था कि इनकी जो भी उत्पत्ति होगी, जो भी मतलब इनकी भूमि में जो भी उत्पन्न होगा उसमें ये 10/11 तो देंगे कंपनी को और 1/11 रखेंगे खुद, मेहनत करेंगे सारा खुद, खाएंगे सारे कंपनी। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सोर ने बनाई थी। स्थायी बंदोबस्त की जो योजना थी वो किसने बनाई थी? वो जॉन सोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में भी लागू किया गया था। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में भी लागू किया गया था। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र होते थे। इसमें जो जमींदार थे ना, वो भू राजस्व की दर को तय करने के लिए स्वतंत्र होते थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है। अब कॉर्नवालिस के बाद कौन आया? कॉर्नवालिस के बाद आया जॉन ज्ञान सोर।
कौन? जॉन ज्ञानसोर आया, है ना। तो जॉन ज्ञानसोर ने क्या किया? 1793 से लेके 1798 तक इसका शासनकाल रहा। 1793 से लेके 1798 तक इसका शासनकाल रहा। इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसने क्या किया? अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, है ना। अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। किसने अपनाई? सर जॉन सोर ने। समय क्या था इसका? 1793 से लेकर 1798, मतलब कि ये 5 साल तक अपने पद पे रहा था लॉर्ड वेलेजली। अब सर जॉन सोर के बाद आया वेलेजली। वेलेजली कब आया? वेलेजली ने तो खैर बहुत कुछ किया था। वेलेजली कब आया? वेलेजली का समय क्या था? 1798 से लेकर 1805 तक। वेलेजली को तो बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। वेलेजली ने क्या किया? सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग सबसे पहले वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भी किया था। ये जो डुप्ले था ये कौन था? ये फ्रांसीसी गवर्नर था, मतलब फ्रांस का गवर्नर था ये, है ना। तो इसने वेलेजली ने क्या किया? सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग जो है वेलेजली से पहले भी हो चुका था। किसने किया था? फ्रांस का गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन से थे? सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन से थे? हैदराबाद इसने कब किया था? सन 1798 में। मैसूर इसने 1799 में। तंजौर इसने अक्टूबर 1799 में। अवध 1801 ईस्वी में। पेशवा दिसंबर 1802 ईस्वी में। बरार एवं भोसले दिसंबर 1803 में। और सिंधिया इन्होंने 1804 में। एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर थे। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से पूछा जाएगा किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो जो इंदौर के होलकर थे ना, उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। इसी समय टीपू सुल्तान चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया था। इसी समय में क्या हुआ था? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और ये पूछ लिया जाता है कि टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है वो कौन से युद्ध में हुई थी? तो वो चौथे मैसूर युद्ध में हुई थी। और इसका समय क्या था? 1799 ईस्वी इसका समय था। इसी ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए जाने वाले युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ये समय याद कर लेना कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो सन 1800 में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? सन 1800 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। और किसने करी थी? वेलेजली ने करी थी। 3 चीजें याद हो गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? सन 1800 में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो वेलेजली के शासनकाल में हुई थी। मतलब कि जब विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी उस समय पे गवर्नर जनरल कौन था? वेलेजली था। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए ये कॉलेज पता है क्यों खोला गया था? अंग्रेजों को भारत की शिक्षा देने के लिए। तो 1800 में खोला गया। 54 तक क्या हुआ कि अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा इस कॉलेज में दी जाने लगी, है ना, मतलब दी गई। 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड से हेलीबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया। 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए, मतलब भारत में जो प्रशासनिक अधिकारी अंग्रेज जो भेजे जाते थे ना, उनके प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड से हेलीबरी में इंग्लैंड में एक जगह है हेलीबरी, वहां पे एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया जहां नवयुवक प्रशासनिक अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। मतलब कि जो नए प्रशासनिक अधिकारी होते थे ना, उन्हें 2 साल के लिए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। वेलेजली जो था वो स्वयं को क्या कहता था? बंगाल का शेर कहता था। ये भी पूछ लिया जाता है कि बंगाल का शेर जो है वो किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? वेलेजली को कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस का समयकाल क्या था ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी पढ़ाया है तो इसका जो समयकाल है वो आप मुझे बताएंगे, है ना। दूसरा कार्यकाल जो है वो कब शुरू हुआ? 1805 में शुरू हुआ। परंतु सीग्रेस की मृत्यु हो गई थी। मतलब कॉर्नवालिस जब दोबारा से गवर्नर जनरल बना उसके बाद ही इसकी तुरंत ही मृत्यु हो गई। ठीक है, सर जॉर्ज वालो। सर जॉर्ज वालो, इसके बाद हम पढ़ेंगे सर जॉर्ज वालो। सर जॉर्ज वालो का क्या है? 1806 में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना थी। 1806 में इसका समय क्या था? सर जॉर्ज वालो का 1805 से 1807 ईस्वी, है ना। तो 1806 में वेल्लोर की संधि हुई। सिपाही विद्रोह 1806 में जो वेल्लोर में एक सिपाही विद्रोह हुआ था उस, तो ये जो है वो इसके काल की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, है ना। इसके बाद आएगा लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो का समयकाल क्या था? 1707 से लेकर 1813 ईस्वी तक। लॉर्ड मिंटो का समयकाल क्या था? 1707 से लेकर 1713 ईस्वी तक। इसके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच एक 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि मध्यस्थता किसने करी थी? चार्ल्स मैडकॉफ ने की थी, है ना। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 भी पास हुआ था। लॉर्ड मिंटो प्रथम का जो शासनकाल था वो 1807 से लेकर 1853 ईस्वी था। इसके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की जो संधि हुई उसकी मध्यस्थता किसने करी थी? वो चार्ल्स मैडकॉफ ने करी थी। इसी के समय में चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था। इसी के समय में चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। पहला चार्टर एक्ट कब आता है ये आप लोग मुझे बताएंगे। पहला जो चार्टर एक्ट आया था वो कब आया था? क्या सन थी उसकी? वो आप लोग मुझे बताएंगे। 1773 में आया था। अब लॉर्ड हेस्टिंगस इसी के समय में एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी में हुआ।
लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय क्या था 1813 से लेकर 1823, मतलब कि मिंटो जो प्रथम थे उनका समय क्या था 1807 से 1813। फिर 13 में जब ये रिटायर हुए तब इसके बाद आए लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय क्या रहा 1813 से लेकर 1823। इसी के समय में एंग्लो नेपाल का युद्ध प्रारंभ हुआ। नेपाल का जो युद्ध हुआ वो 1814 से लेकर 1816 तक चला। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। जो ये युद्ध हुआ था ना नेपाल का, इसमें नेपाल के जो अमर सिंह थापा थे इन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा था। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा एंग्लो नेपाल युद्ध का अंत हो गया। मतलब कि जो नेपाल का जो युद्ध था ना, एंग्लो नेपाल का जो युद्ध था, ये समाप्त के संधि के साथ हुआ था, संगोली की संधि के साथ हुआ था, है ना। संगोली की संधि कब हुई थी? वो 1816 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों और गोरखों के बीच में हुई थी। अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच में हुई थी। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। इसके समय में ही पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के मुख्य नेताओं में वाशिल मोहम्मद चीतू एवं करीम खां थे। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया एवं पिंडारियों के समय में प्रमुख नेताओं में वाशिल मोहम्मद चीतू एवं करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था। इसने मराठों की संधि को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था। इसने प्रेम पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए थे। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए थे। इसी के समय 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। इसी के समय में 1822 का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। अब आ जाते हैं हम लॉर्ड एम्सर्ट पे। लॉर्ड एम्सर्ट का जो शासनकाल था वो क्या था 1823 से लेकर 1828 था, है ना। इसके समय में प्रथम एंग्लो वर्मा युद्ध 1824 से 1826। पहला वर्मा युद्ध कब हुआ था 1824 से लेकर 1826 में लड़ा गया था। उस टाइम पे जो है गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एम्सर्ट था। कौन था? लॉर्ड एम्सर्ट था, है ना। 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों का युद्ध के बीच यांडबू की संधि हुई थी। जो बर्मा युद्ध हुआ था ना 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच में, उसमें यांडबू की संधि हुई थी। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ था। 1824 में जो बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था वो भी लॉर्ड एम्सर्ट के ही टाइम पे एमहर्स्ट के ही शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो समय था वो क्या था 1828 से लेकर 1835 था। बेंटिंग का समय क्या था 1828 से लेकर 1835 था। 1803 में यह मद्रास का गवर्नर था। जो बेंटिंग था वो 1803 में मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय में 1806 में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में वालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुआ। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुआ। नोट, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। राजा राममोहन राय के सहयोग से बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिंग ने इस प्रथा के खिलाफ कानून को बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने को अवैध घोषित कर दिया था। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो विलियम बेंटिंग था, है ना। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। अकबर एवं मराठाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। बेंटिंग ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठग काली देवी की पूजा करते थे। इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। बेंटिंग ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं मध्य गोचर को हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। इसके समय कंपनी में 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। जो बेंटिंग था इसने क्या किया था? इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी रोक लगा दी थी। एक्चुअली मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, थोड़ा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल दिया है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो प्लीज़ आप लोग इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा कि बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था ना वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे जो बेंटिंग बना था ना, वो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बना था वो बेंटिंग बना था। तो ये जो यहाँ पे नोट है ना, ये सॉरी मैंने वहाँ पे गलत बोल दिया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था और उसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है वो विलियम बेंटिंग हुआ था। ठीक है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ये थोड़ा वहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ठीक है, बाकी का जो है आज तो हम सिर्फ बेंटिंग तक ही पढ़ेंगे। इससे आगे जो चार्ल्स मैडकॉफ है वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज आप लोग इतना ही रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।